अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर आपसे दो मुलाकातों का अहवाल शेयर करना है। वो मुलाकातें कैसी थी, और इसके साथ साथ आपके साथ जहाँ पे दो मुलाकातों की बात हो रही है, तो दो एंकरों के हवाले से भी आपके साथ एक मामला शेयर करना है, जहाँ पे दोनों एंकर साहिबान जो हैं, लग रहा है एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। ये मामला क्या है, इसकी सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं इमरान खान साहब के बारे में बात करना चाहूँगा। आज इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अलकादिर ट्रस्ट का, उस सिलसिले में वहाँ पे वो पेश हुए। तो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अदालत में उन्होंने पहुँचना था। वहाँ पे बुशरा बीबी को भी एक्चुअली वहाँ पे बुलाया गया था। तो बुशरा बीबी की 5 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो है वो मंजूर हो गई। बुशरा बीबी गाड़ी से उतर कर एहतसाब अदालत में आई, और अदालत में हाजिरी लगाने के बाद वो वापस जाके गाड़ी में बैठ गई। तो इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो आज जब वो कोर्ट के अंदर आए हुए थे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, कमरा अदालत में, तो आज पहली दफ़ा असद उमर साहब भी जो है वहाँ पे मौजूद थे। अब 9 मई के बाद असद उमर साहब का ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता था इमरान खान साहब से, पहला इंटरेक्शन था। अब ज़ाहिर बात है, ये जो पहला इंटरेक्शन था, जब असद उमर साहब वहाँ पे पहले से मौजूद थे, तो बहुत से लोगों ने जो है वो ऑल द मीडिया मैन और जितने भी रिपोर्टर्स थे, वो बड़ा गौर से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि आपस में दोनों का क्या इंटरेक्शन होता है। क्योंकि ज़हन में रखिएगा, असद उमर साहब जो हैं वो ऑलरेडी अपने ओहदे से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ओहदे से, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। पार्टी के अंदर ही हैं, लेकिन इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उसके बाद से लेकर अब तक उनकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो दिस वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन जो है वो इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इतनी देर के बाद इतना कुछ हो चुका है। इस बात को, 9 मई का जो वाक़या है, इस बात को अब 40 दिन हो चुके हैं। तो 40 दिन के बाद जब पार्टी का चेयरमैन और पार्टी का साबका सेक्रेटरी जनरल जब आपस में मिलेंगे, तो बगलगीर होंगे, क्या करेंगे। ज़ाहिर बात है, इतनी देर के बाद आपकी मुलाकात हो रही है, बहुत कुछ हो गया है इन 40 दिनों के अंदर। तो बड़ी गौर से जो है वो सारे मीडिया पर्सन्स भी वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो इमरान खान साहब जब वहाँ पे आए, तो असद उमर साहब ने उनके साथ हाथ मिलाया और उनको अपने साथ बैठने के लिए कहा। लेकिन असद उमर साहब जो है वो वहाँ से सीधा जो है वो रोस्ट्रम की तरफ जो है वो चले गए। बल्कि ये सहाफ़ी हैं फ़याज़ महमूद साहब, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, इन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, असद उमर और इमरान खान का कोर्ट रूम में आमना सामना। असद उमर ने हाथ मिलाया और साथ वाली नशिस्त पर इमरान खान को बैठने की दावत दी, मगर इमरान खान बैठने के बजाय रोस्ट्रम पर जाके खड़े हो गए। अब ये जो रोस्ट्रम के ऊपर जाके खड़े हुए, तो जाहिर बात है वहाँ पे मीडिया भी जो है वो काफ़ी दंग रह गया कि ये क्या हुआ है, ये तो कोई गर्मजोशी नज़र नहीं आई। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद असद उमर साहब जो है उनके पीछे जाके, इमरान खान साहब के पीछे जाके खड़े हो गए। लेकिन कोई खातिर खा कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं हुआ। मतलब एक बड़ी कोल्ड किस्म की मीटिंग थी दोनों के दरमियान। अब इसकी वजह से जो है, ज़ाहिर बात है, शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या इमरान खान साहब ने असद उमर साहब के हवाले से अब ये फैसला कर लिया है कि इनके साथ जो है वो मज़ीद अब नहीं चला जाएगा। क्योंकि असद उमर साहब, ये ज़हन में रखिएगा, अभी भी टेक्निकली पीटीआई के अंदर ही हैं। उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिस तरह दीगर पार्टी के कई लोग जो हैं वो छोड़ के चले गए, वो अभी तक कहीं नहीं गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के इस कोल्ड शोल्डर के बाद पता नहीं वो दोबारा इसका प्लान करते हैं या नहीं करते। बाद में असद उमर साहब जो हैं, साफ़ियों से उन्होंने इंटरेक्शन की, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे सवाल किया कि इमरान खान आपके साथ कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे। तो उन्होंने जवाब दिया, हम साथ ही खड़े थे। फिर उनसे सवाल हुआ, आपने उनको कुर्सी पर बैठने की दावत दी थी। उन्होंने कहा, मैंने नहीं दी थी, किसी और ने कहा था, लेकिन उसके बाद हम खड़े हो गए। उन्होंने मेरी सेहत का पूछा बड़े अच्छे तरीके से। फिर सवाल हुआ, आप पीटीआई के साथ इतनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं, तो बेहतर ना होता कि आप अपने ओहदों के साथ रहते। तो उन्होंने कहा कि ये एक लंबी डिस्कशन है, किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से आपको ऑफ़र हुई है। तो उन्होंने कहा, जी ऑफ़र्स आई हैं, एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आई हैं। तो फिर सवाल हुआ, तो क्या सोच रहे हैं इस पर, यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या आप पार्टी के टिकट पर, पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और पार्टी के। तो उन्होंने कहा कि टिकट मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। तो टिकट मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। आई मीन, अगर असद उमर को भी अभी तक यकीन नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या सूरत हाल होगी, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाद में बताया जाता है कि असद उमर साहब जो हैं वो बाद में वहाँ से अदालत से चले गए, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेगम को जो है वो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना है, तो इसकी वजह से वो वहाँ से चले गए। अच्छा, अदालत के अंदर भी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। इमरान खान साहब जब वहाँ पे मौजूद थे,
तो जब आर्गूमेंट्स दिए जा रहे थे तो वहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार इंटरसेप्ट करते थे। जाहिर बात है इमरान खान साहब मेरे ख्याल में अभी भी यही समझते हैं कि जनाब मैं जब मेरा दिल करेगा मैं बोल सकता हूँ। तो वहाँ पे जज साहब ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि इसको खामोश करवाएं, ये मुल्जिम है। ये जज साहब ने जो है इमरान खान साहब के बारे में रिमार्क्स दिए। तो बड़े तल्ख किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल था। आई एम प्रीटी श्योर कि इमरान खान भी जो है इस बात के ऊपर हैरान हो गए होंगे कि ये जज साहब ने किस किस्म का रिमार्क दिया है मेरे बारे में। तो जाहिर बात है आपको थोड़ा सा डेकोरम का ध्यान रखना पड़ता है, इर्रिस्पेक्टिव आप कितने ही बड़े साबका कप्तान रहे हों 1992 वर्ल्ड कप के, या पार्टी के चेयरमैन हैं या साबका वज़ीर आज़म है, बट देयर इज़ अ डेकोरम। मुझे अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल इस तरह का वाक़या एक दफ़ा मरीम नवाज़ के साथ भी हुआ था। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने बड़ी तनकीद की थी। वो उस वक्त मरीम नवाज़ जो हैं वो कोर्ट रूम के अंदर मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन करते हुए ज़ोर ज़ोर से अस्सलाम वालेकुम कर रही थी। तो उसके ऊपर जज साहब ने उनको डांटा था। तो मुस्लिम लीग नून ने इस बात का बड़ा बुरा मनाया था कि मरीम नवाज़ से इस तरह बात क्यों की गई है, ऊंची आवाज़ में इनको बोलने की भी इजाज़त नहीं, इस्लाम करने की भी इजाज़त नहीं है। तो लें जी, आज इमरान खान साहब के साथ भी ये हो गया है कि जज साहब ने उनको भी डांट दिया कि जी इनको समझाएं ये मुल्जिम है यहाँ पे। और हकीकत है, मतलब वो अगर कटहरे में वहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर अदालत के अंदर खड़े हुए हैं तो खड़े एक मुल्जिम के तौर पे ही हैं। अच्छा जी, अब ये तो एक मुलाकात का जिक्र हो गया। अब ज़रा दूसरी मुलाकात की बात करते हैं। मुनस्सर सलाही ने एक्चुअली आज ये ट्वीट किया कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी जो उनके साहबजादे हैं चौधरी सालिक हुसैन, ये दोनों जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब से मिलने के लिए अदालत जेल में गए हैं। और मुनस्सर सलाही साहब ने ये ट्वीट किया कि जी मुझे तो वैसे मिलने की इजाज़त नहीं है, यानी मुझे से मुराद कि हमारी फैमिली को, यानी कि उनकी बेगम को जो है वो परवेज़ इलाही साहब से मिलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि जी उनके वकला तक को परवेज़ इलाही साहब से मिलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन चौधरी शुजात को और उनके साहबजादे को जो है वो मिलने की इजाज़त दे दी गई। बाद में एयरवाई ने इसको रिपोर्ट किया कि जी बेसिकली चौधरी शुजात हुसैन जो है वो उनको कन्विंस करने के लिए गए थे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और पार्टी के अंदर वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन की इंटरसेप्शन की वजह से जो है वो अब चौधरी परवेज़ इलाही को बी क्लास कैटेगरी की फैसिलिटीज़ भी जो हैं जेल में प्रोवाइड कर दी गई हैं, लेकिन बात बनी नहीं आपस में। मतलब ये जो पॉइंट है कि आपस में बात बनी नहीं है। अब मेरे लिए काफ़ी मतलब हैरानकुन बात है कि परवेज़ इलाही साहब की अपनी जो इमीडिएट फैमिली है, यानी उनके बीवी हो गए, मोनस तो यहाँ पे है नहीं, आपको पता है वो स्पेन में है, तो उनको मिलने की फिर भी इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन को फिर भी इजाज़त मिल गई। अब ज़ाहिर बात है कहने वाले यही बात कह रहे हैं कि एक्चुअली मकसद यही है कि परवेज़ इलाही को कन्विंस किया जाए कि वो पीटीआई को छोड़ दें। बहरहाल बात तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डटे हुए हैं अभी तक। कुछ का कहना है कि नहीं डटे नहीं हुए, जो उनको डील मिल रही है उस डील से वो खुश नहीं है, वो इससे बेहतर डील चाहते हैं। कुछ का कहना है कि नहीं परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इनकलाबी हो गए हैं और इसलिए वो इन सोबतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। चलें, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सी बात सच है, लेकिन फ़िलहाल तो टेक्निकली स्पीकिंग वो भी पीटीआई के अंदर ही शामिल है, उन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा है। अच्छा जी, अब ये दो मुलाकातों का अहवाल तो हो गया। अब ज़रा दो एंकरों के हवाले से जो है वो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, और उसके बाद मैं मामला है क्या, दोनों में आपस में क्यों इतनी तल्खियाँ हो गई, पहले मैं स्टोरी आपको सुना दूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर अपना तज्जिया देता हूँ। मामला ये है कि जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक वीलॉग किया। उस वीलॉग में उन्होंने फरमाया कि जी पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं और उन पर बहुत बुरा वक्त आया हुआ है, वो खासी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, यानी जावेद चौधरी साहब के दोस्त ने, और उनसे रब्ता करके कहा कि जी आप उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद करें, आप उसके लिए मतलब उसकी हेल्प करें। तो उन्होंने कहा कि रियासत से बहुत तंग है, हुकूमत उस पर बड़ा जुल्म कर रही है, पुलिस उसकी ज़्यादती कर रही है, अदालतों में उससे घसीटा जा रहा है, तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ना इनसे रियासत ज़्यादती कर रही है, ना उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादती कर रही है, ना उनके साथ कोई सियासी जमात ज़्यादती कर रही है, ना मीडिया कर रहा है और ना उनके साथी यूट्यूबर्स कर रहे हैं और ना सोसाइटी कर रही है। इनके साथ सिर्फ एक चीज़ है जो ज़्यादती कर रही है और उसका नाम है क्लिक्स। क्लिक्स कहने का बेसिकली जावेद चौधरी साहब का मेन मकसद ये था कि जी ये जो कुछ भी बेसिकली आज इस प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, वो व्यूज़ लेने की और क्लिक्स लेने की, शेयर्स लेने की, लाइक्स लेने की एक हवस है, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और जब एक वीडियो जिसके अंदर कंट्रोवर्सी हो,
या वो इमरान खान साहब को की सपोर्ट में वीडियो निकालें या इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात करें और उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाएं, आपकी एक नॉर्मल वीडियो से बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाएं, तो फिर ये चीज़ जो है उनके अंदर लालच पैदा करती है। ज़ाहिर बात है, ज़्यादा व्यूज़ जब आते हैं तो इसका मतलब है ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, ज़्यादा डॉलर्स बन रहे हैं। और जावेद चौधरी साहब का ये मानना है कि जी इसकी वजह से वो हवस पैदा होती है, और वो हवस जो है वो ले जाते इनको यहाँ तक ले गई कि इन्होंने इस बात का भी एहसास नहीं किया कि आप जो कुछ अब कर रहे हैं वो रियासत के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं, और इसकी वजह से आज आप इन प्रॉब्लम्स के अंदर हैं। कुछ लोगों को मुल्क छोड़ने पड़े। फिर उसके बाद इस सारी चीज़ के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम भी लिए। उन्होंने इमरान रियाज खान का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने साबिर शाकिर साहब का नाम लिया, उन्होंने आदिल राजा का नाम लिया, वजाहत एस खान का नाम लिया, औरिया मकबूल जान का नाम लिया, आफ्ताब इकबाल साहब का नाम लिया, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा का, शहबाज गिल का, इन सब का इन्होंने नाम लिया। अब ये वो सब लोग हैं जो या तो यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए थे, या अब उन्होंने शुरू किया है, या उन्होंने यूट्यूब अब छोड़ दिया है, या उनके पेजेस बंद हो गए हैं। मतलब देयर डिफरेंट सिनेरियोज। तो लेकिन समी इब्राहिम साहब का ऑब्वियसली समी इब्राहिम साहब का भी इनाम उन्होंने लिया, और उन सबको उन्होंने एक ही कैटेगरी के अंदर डाला कि बेसिकली ये सबको जो कुछ भी करते हैं ये क्लिक्स की खातिर और पैसे की खातिर, और जब डॉलर्स आते हैं तो ये उसकी खातिर जो है अपने आप को यहाँ तक ले आए हैं। तो ये चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ था इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बेसिकली हेट स्पीच जो है वो बड़ी जल्दी वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और इन लोगों ने जो है इसके ज़रिए बहुत सा पैसा बनाया है, और करते करते इनको ये भी एहसास नहीं हुआ कि कहाँ तक चले गए, और अल्टीमेटली फिर इनको अपनी फैमिलियों को प्रॉब्लम में डालना पड़ा। फैमिलीज आज परेशान हैं इन लोगों के लिए। कोई यहाँ पे है, कोई पाकिस्तान से बाहर है तो उसके बच्चे यहाँ पे हैं, कोई ख़ुद यहाँ है तो बच्चे बाहर हैं, अगर दोनों यहाँ हैं तो इमरान रियाज खान के बारे में जिस तरह कुछ नहीं पता। सो मतलब वो ये कह रहे थे कि ये जो कुछ भी किया धरा है वो इनका अपना है, ये जावेद चौधरी साहब का कहना था। अच्छा, उसके बाद समी इब्राहिम साहब ने इसके ऊपर एक जवाबी व्लॉग किया, क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने समी इब्राहिम साहब का नाम लिया था। उन्होंने ये कहा कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो आइन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, और वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं हम तो हुक्मरानों को आईना दिखाते हैं, हम उनको उनका मकरू चेहरा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी साहब का ये कहना है कि ये सब कुछ असूलों की बुनियाद पर नहीं किया जा रहा, बल्कि यूट्यूब के ऊपर फॉलोअर्स हासिल करने के लिए किया जा रहा है, क्लिक्स के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये एक फरमाइशी वीलॉग था, यानी कि किसी ने कहा था जावेद चौधरी साहब को ये वीलॉग करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये वीलॉग किया है। उन्होंने कहा बुनियादी तौर पर जो लोग हुकूमत में हैं और खौफजदा हैं कि उनके एंकर्स की, वीलॉगर्स की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा, इसलिए वो इसको एक तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, और लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सब कुछ असल में पैसे के लिए हो रहा है। तो मैं हकायक आपके सामने रखता हूँ, ये समी इब्राहिम साहब ने कहा। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि ये जो हक और सच की बात है इसके लिए वो इसलिए नहीं करता कि उसको कोई पैसे चाहिए। सहाफ़ी जो हैं उनका सियासतदानों से मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। मैं ये बात कर रहा हूँ शाहीन सबाई की, मुईद पीरज़ादा की, साबिर शाकिर की, इमरान रियाज की, वजाहत खान की, क्योंकि सहाफ़ी का काम है कि ये जो भी देखता है वो उसको बयान करता है, तो उसकी एडिटोरियल लाइन मालूम होती है। हमने भी कभी भी अपनी एडिटोरियल लाइन जो है वो नहीं छुपाई। पाकिस्तान में मसाइल का हल कैसे हो सकता है, आप लोग हमारी राय से ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये पैसे की बुनियाद पे किया जा रहा है कि वो लोग जो जेलों में हैं, या जैसे मेरे बीवी बच्चे बाहर हैं, मैं यहाँ हूँ, साबिर शाकिर की फैमिली यहाँ है, वो बाहर है, मुईद पीरज़ादा बाहर चले गए, शाहीन सिबाई बाहर हैं, औरिया मकबूल जान अपने बच्चों के पास UAE के अंदर हैं, इमरान रियाज जेल में है, इसके घर वाले परेशान हैं, तो ये जो सारी मुश्किलात उठा रहे हैं, ये सारी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं किसके लिए? पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तान में उस आज़ादी के लिए जिसका ख्वाब देखकर कायद-ए-आज़म ने मुल्क बनाया था। तो उन्होंने कहा, जावेद चौधरी ने कहा कि ये जो एंकर्स हैं ये पैसे के लिए और क्लिक्स के लिए करते हैं, तो ये पैसे की वजह से जेलों में जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि उनसे कि निसार उस्मानी और इस तरह समी इब्राहिम साहब ने कुछ और दीगर माजी के सीनियर जर्नलिस्ट के उन्होंने नाम लिए कि वो कैद-ओ-बंद की सोबतें उन्होंने क्यों बर्दाश्त की थी। उसके बाद समी इब्राहिम साहब ने कहा कि जावेद चौधरी साहब आप अपने जो है वो गिरबान में झांक कर देखें, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हक सच की बात करना चाहते हैं तो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर ये बयान करें। टीवी पर आकर आप कहते हैं कि मैं इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, कहाँ आवाज़ उठाई है आपने कभी शहबाज शरीफ से बात की है, कभी आपने ये बात मोहसिन नकवी से की है? तो मैं आपको कहता हूँ कि जो लोग इस वक्त मुल्क में आज़ादी की बात कर रहे हैं, इस वक्त मुल्क में हुकूमत जो जुल्म तशद्दुद कर रही है पॉलिटिकल वर्कर्स पर, अगर इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए सोबतें बर्दाश्त करते हैं, और आप उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, तो आप एक गलत काम कर रहे हैं, आपको इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए।
चौई साहब, आप ये इस तरह की वीडियोस बनाकर ट्रिप बाहर ले जाकर, अच्छा वो जावेद चौई साहब की एक्चुअली एक जो है टूरिस्ट कंपनी भी है, तो उन्होंने कहा ट्रिप बाहर ले जाकर जोड़ों का दर्द ऐसे ख़त्म होता है मोटिवेशनल स्पीकर बनकर, और हो सकता है कि इन मामला पर आप लोगों के माइंड चेंज कर सकते हो, लेकिन जो लोग हक सच की बात कर रहे हैं काबिल एहतराम है। तो मैं तो भाई उन्होंने जवाबी तनकीद जो है वो जावेद चौई साहब के ऊपर की। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के ऊपर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। आपने नोट किया होगा कि मैं कभी भी अक्सर औकात मैं लफ्ज़ जो इस्तेमाल करता हूँ वो मैं इस्तेमाल करता हूँ लौंडे लपाड़ों का। लोग मुझसे बहुत दफ़ा ये सवाल करते हैं कि लौंडे लपाड़े कौन हैं, इनके नाम आप क्यों नहीं लेते। इसकी वजह ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि मैं डिलिबरेटली इन लोगों के नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये इस काबिल नहीं है कि उनके नाम लिए जाएँ। क्योंकि ये हकीकत है कि जो लौंडे लपाड़े हैं ये काम वाकई डॉलरों के लिए ही करते हैं। जावेद चौई साहब ने जिन लोगों के नाम लिए, मैं इख्तलाफ उनसे करता हूँ, नज़रियाती तौर पे मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ, मेरे अपनी रीज़न्स हैं, उनकी अपनी रीज़न्स होगी, सारी बात है, वो भी मुझसे इख्तलाफ करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी इन लोगों के नाम लेकर इनके बारे में ये नहीं कहा कि ये डॉलरों की खातिर सब कुछ करते हैं। हो सकता है कुछ करते हों, मैं नहीं जानता, हो सकता है कुछ का वाकई नज़रिया पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, डेफिनेटली। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बड़ी एक पौध जो है वो तैयार की गई, वो मैं लिटरली लफ्ज़ कह रहा हूँ कि तैयार की गई, और जब तैयार की गई उसके बाद खुद ब खुद भी वो बनना शुरू हो गए। लोगों को नज़र आना शुरू हुआ कि अच्छा यार, वो देखिए यूट्यूब के ऊपर बैठ के ना ये देखा जाता है, ये नोट किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स चेक किए जाते हैं कि अच्छा जी ये बताइए कि यहाँ का जो कंज्यूमर है जो यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर बैठा हुआ है उसका उसका किससे ताल्लुक़ है। वो पीटीआई के साथ है, वो यंगस्टर है, वो 18 से 30 साल की उम्र के ब्रैकेट में है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं। इनका झुकाव किस जमात की तरफ है? अच्छा, इस जमात की तरफ है, तो चलें जी इस जमात की लाइन टो करना शुरू कर दें। ठीक है, कुछ इसमें से वाकई नज़रियाती तौर पे पीटीआई के साथ होंगे, वो समझते होंगे कि नहीं जी इमरान खान ही ठीक है या पीटीआई ही ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी है, मैं कहूँगा मेजॉरिटी है, जो बेसिकली इस नज़रिए के साथ वीलॉग्स बना रही होती है कि जनाब जब हम ये डालेंगे ना तो इसके व्यूज़ बड़े आने हैं, इसके बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ आने हैं, इससे हमें बड़ी प्रमोशन मिलेगी, जब व्यूज़ आएंगे तो डॉलर भी आएंगे, बहुत ज़्यादा डॉलर आएंगे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो वाकई हकीकी तौर पर वो ऐसे ही है। ये जितने लोगों के नाम जावेद चौई साहब ने लिए, मैं इनमें से ना किसी का नाम लूँगा और ना मैं किसी के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाऊंगा, क्योंकि अगर एक शख्स ऑलरेडी मेरी नज़र में, मैं ज़रा थोड़ा सा चौई साहब से इस बात के ऊपर इख्तलाफ करूँगा कि अगर एक शख्स इस वक्त किसी प्रॉब्लम के अंदर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान रियाज खान का आज कुछ नहीं पता कि वो किधर है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक दफ़ा कहा कि जी ये सहाफ़ी नहीं है, ये पीटीआई का वर्कर है। ठीक है, अच्छा चलें, मैं एक पहली बात तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए कि वो सहाफ़ी है या नहीं है। मैं अक्सर औकात यही बात करता हूँ कि मुझे किसी की और किसी को मेरे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अपने आप को सहाफ़ी कहलाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर एक शख्स, मैं कहता हूँ पीटीआई का वर्कर भी है, पीटीआई का वर्कर क्या इस तरह गायब किया जा सकता है कि उसका पता ही ना लगेगा कि वो किधर गया है। एंड ऑफ द डे आप उससे इख्तलाफ करें, आपको कितना ही जहर लगता हो, बुरा लगता हो, है तो वो पाकिस्तानी। तो ये कौन सा मुआशरा है, ये किस किस्म का मुआशरा है जहाँ पे लोग इस तरह गायब कर दिए जाएं और उनके बारे में पता ही ना हो। आज सामने ईद आने वाली है, आज से तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद जो है वो ईद आ रही है, और मैं सिर्फ बार बार ये बात सोचता हूँ कि इमरान रियाज की फ़ैमिली के ऊपर जो है वो क्या गुजरी होगी, वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त कि हमारे घर का फ़र्ज जो है उसका पता ही कुछ नहीं है। सो ऐसे मौके के ऊपर मेरे ख्याल में अगले के ऊपर सिर्फ ये इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। होगा, मतलब मैं जिस तरह मैंने कहा कि कई लोग जो है वो पैसे की खातिर करते होंगे, तो अगर वो करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत से पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो वाकई पैसे की खातिर जर्नलिज्म करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, मैं चाहूँगा जावेद चौई साहब बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ एक चैनल के अंदर। मैं चाहूँगा कि दीगर लोगों के बारे में भी बताइए जो और काली भेड़ें हैं, और कई ऐसी काली भेड़ें हैं जो मुस्लिम लीग नून के बड़े मज़े लेती रही है, उनके ज़रिए बड़े टूर करती रही है, उनके ज़रिए बड़े फ़ायदे उठाती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कई ऐसे जर्नलिस्ट अटैच रहे हैं, उनके नाम भी तो लेने चाहिए ना। सिर्फ ये तो नहीं कि आप एक सेट ऑफ जर्नलिस्ट का नाम ले दें जिनका झुकाव जो है वो सिर्फ पीटीआई की तरफ है। सो मेरे ख्याल में जब एक सहाफ़ी या एक एंकर पर्सन जो है अगर किसी मुश्किल के अंदर फंसा हो ना, जब उसे मुल्क छोड़ना पड़ जाए, मतलब अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि मुश्किलात का सामना करते करते जो है उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और उसके बाद इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। सो ये बदनुमा दाग जो है ये कभी उतरेगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये याद रखा जाएगा।
सो आज जो लोग, मैं इख्तलाफ करता हूँ, मैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा से इख्तलाफ करता हूँ, साबिर शाकिर साहब से इख्तलाफ करता हूँ, वजाहत खान से मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता इनमें से किसी को कोई जानी नुकसान हो गया, कोई जानी नुकसान हुआ, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ज़ाहिरी बात है दोबारा इसी तरह सवालात उठेंगे। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि इमरान रियाज खान खैरियत से हों, लेकिन खुदा न खास्ता किसी दिन अगर कोई बुरी खबर आई, कौन जिम्मेदार होगा इसका? ज़ाहिरी बात है आज के हुक्मरानों से सवाल किया जाएगा। सो इसलिए मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं। दोनों समी इब्राहिम साहब, जावेद चौधरी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, एक ही चैनल में काम किया, दोनों मेरे फॉर्मर कॉलीग्स हैं। सो मैं मेरे ख्याल में अपनी डिस्कशन को और अपने एनालिसिस को इस टॉपिक के ऊपर बस यहीं तक रखूँगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।